हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका गौर। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पेस। ये है क्लास 6 की हिस्ट्री, चैप्टर नंबर 7। द चैप्टर नेम इज़ अशोका द एम्परर हु गेव अप वॉर। अशोका एक ऐसे एम्परर थे जिन्होंने वॉर को गिव अप कर दिया था, मतलब युद्ध को त्याग दिया था। ठीक है, अब इस चैप्टर में हम मौर्यन एम्पायर के बारे में जानेंगे। यहाँ पर छोटी सी एक स्टोरी दी गई है, रोशन्स रुपीज़। देखो, रोशन का बर्थडे था और उसके बर्थडे पर उसके ग्रैंडफादर, उसके दादाजी ने उन्हें नोट दिए थे। नोट मतलब पैसे देना। तो वो नोट्स काफ़ी क्रिस्प थे, काफ़ी कड़क थे। अब रोशन इन पैसों से एक नई सीडी खरीदना चाहती थी, बट उससे पहले वो इन ब्रांड न्यू नोट्स को अच्छे से देखना चाहती थी, फील करना चाहती थी। तो उसने एक चीज़ नोटिस की कि जो ये रुपए उसे दिए हैं उसके दादाजी ने, इन नोट्स पर राइट साइड में तो गांधी जी का एक स्माइलिंग फेस है एंड लेफ्ट साइड में वो देखती है कि कुछ लायंस हैं, जो छोटे छोटे लायंस बने हुए हैं, टाइनी सेट ऑफ लायंस। मतलब ऐसे ना छोटे छोटे ये लायंस का एम्बलम आप देखोगे, आपको नोट्स पर देखने को मिलेगा। सो इसी एम्बलम को देखकर जो रोशन है वो थोड़ा सा वंडर होने लगी, सोचने लगी कि ये लायंस क्यों हैं हमारे नोट्स पर। तो इसी चीज़ के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। अ वेरी बिग किंगडम एन एम्पायर, एक बहुत बड़ा किंगडम जिसे हम एम्पायर भी कहते हैं, जिसे हम साम्राज्य कहते हैं। द लायंस दैट वी सी ऑन आर नोट्स एंड कॉइन्स हैव अ लॉन्ग हिस्ट्री। जो टाइनी सेट ऑफ लायंस हम अपने नोट्स एंड कॉइन्स पर देखते हैं, उसके पीछे काफ़ी लंबा इतिहास है। जो ये लायंस हैं, ये कार्व कराए गए थे स्टोन पर, पत्थरों पर, एंड फिर इनको प्लेस किया गया था मैसिव स्टोन पिलर पर। मैसिव मतलब बहुत बड़ा, स्टोन पिलर तो मतलब आपको पता ही होगा, एक ऐसा पिलर जो स्टोन का बना हुआ है, राइट। तो ये जो लायंस हैं, जिन टाइनी सेट ऑफ लायंस को हम अपने नोट्स एंड कॉइन्स पर देखते हैं, इन लायंस को स्टोन पर कार्व कराया गया था, पत्थरों पर कार्व कराया गया था। और सारनाथ में, सारनाथ एक जगह है वाराणसी में, सारनाथ में एक स्टोन पिलर है बहुत बड़ा, उस स्टोन पिलर पर इन लायंस को रखा गया था। एंड सारनाथ वही जगह है जहाँ पर बुद्ध ने पहली बार अपना उपदेश दिया था, अपनी टीचिंग दी थी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, आपको इस एम्बलम में क्या देखने को मिलेगा? 3 शेर देखने को मिलेंगे, लेकिन एक्चुअल में ये 4 शेर हैं, 4 लायंस हैं, क्योंकि एक इनके पीछे है जो हमें सामने से नहीं दिखता। ठीक है, एक चीज़ ये ध्यान रखना। इसके अलावा ये देखो, यहाँ पर आप क्या देख रहे हो? ये है एक कमल का फूल, और यहाँ पर आप देखोगे ये है चक्र, और इस साइड है बुल और इस साइड है हॉर्स, और यहाँ पर है 4 शेर। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप एक बार इस पिक्चर को ध्यान से देखना तो आपको समझ में आएगा कि इस पिक्चर में एक्चुअल क्या क्या है। अशोका वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर्स नोन टू हिस्ट्री। हमारे इतिहास में जितने भी ग्रेटेस्ट रूलर्स रहे हैं, उन ग्रेटेस्ट रूलर्स में से एक नाम अशोक का भी आता है। ऑन हिज इंस्ट्रक्शन inscriptions were inscribed on pillars as well as on rock surfaces. So अशोका के ही इंस्ट्रक्शन से पिलर्स एंड रॉक सरफेसेस पर इंस्क्रिप्शंस को इंस्क्राइब कराया गया था। हालांकि इन इंस्क्रिप्शंस में क्या लिखा हुआ है ये चीज़ हम बाद में जानेंगे, उससे पहले हम ये पढ़ेंगे वाई हिज किंगडम वॉज कॉल्ड एन एम्पायर, कि अशोक के किंगडम को हम एम्पायर करके क्यों बुलाते हैं। सो अशोक के किंगडम को एम्पायर क्यों कहा जाता है, वो चीज़ अभी हम यहाँ पर जानेंगे, और फिर बाद में हम पढ़ेंगे कि जो इंस्ट्रक्शंस अशोक ने दी थी कि रॉक सरफेसेस एंड पिलर्स पर क्या क्या लिखा जाएगा, तो उन इंस्क्रिप्शंस में क्या क्या लिखा हुआ है वो हम बाद में पढ़ेंगे। द एम्पायर दैट अशोका रूल्ड वॉज फाउंडेड बाय हिज ग्रैंडफादर। तो जिस एम्पायर पर अशोका ने रूल किया था, उस एम्पायर का नाम क्या है? मौर्यन एम्पायर। ये मौर्यन एम्पायर के फाउंडर कौन थे? अशोका के ग्रैंडफादर, जिनका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य मौर्यन एम्पायर के फाउंडर थे, और इन्होंने मौर्यन एम्पायर को स्टैब्लिश किया था लगभग 2300 साल पहले। चंद्रगुप्त वॉज सपोर्टेड बाय अ वाइज मैन नेम्ड चाणक्य और कौटिल्य। चंद्रगुप्त मौर्य की हेल्प किसने की थी? एक बहुत वाइज मैन थे, बहुत बुद्धिमान व्यक्ति थे, जिनका नाम था चाणक्य।
और चाणक्य को हम कौटिल्य एंड विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखना। चाणक्य को हम कौटिल्य एंड विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। सो चाणक्य का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा चंद्रगुप्त मौर्य के लिए। मैनी ऑफ चाणक्याज आइडियाज वर रिटन डाउन इन अ बुक कॉल्ड अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र एक बुक है जो किसने लिखी? चाणक्य ने। तो इस बुक में चाणक्य के आइडियाज आपको देखने को मिल जाएंगे। अभी यहाँ पर ये तो हमने पैराग्राफ किया, लेकिन इससे थोड़ा सा पहले हम मगध एम्पायर की बात करते हैं, तभी आपको पता चलेगा कि मगध एम्पायर के बाद मौर्यन एम्पायर कैसे आया, राइट। तो थोड़ा सा एक बार हम लिंक समझने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए आपको चैप्टर नंबर 5 ओपन करना है और मगध एम्पायर वाला पेज निकाल कर बैठ जाओ। देखो इसमें हमने क्या पढ़ा था कि मगध एम्पायर के जो रूलर्स थे इंपॉर्टेंट, उनका हमने नाम पढ़ा। एक तो थे बिंबिसार, फिर थे अजातशत्रु। तो बिंबिसार एंड अजातशत्रु ने ऑल पॉसिबल मीन्स अपनाए थे, मतलब हर तरीके के हथकंडे अपनाए अदर जनपदस को जीतने के लिए। फिर इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट रूलर आते हैं जिनका नाम था महापद्मनंदा। अब यहीं से नंदा डायनेस्टी की शुरुआत हो जाती है, ध्यान रखना, ठीक है। नंद डायनेस्टी की शुरुआत हो जाती है। महापद्मनंद जो बहुत इंपॉर्टेंट रूलर थे, उन्होंने अपनी इस डायनेस्टी को और ये जो एम्पायर था मगध एम्पायर, इस एम्पायर को एक्सटेंड कर दिया था लगभग नॉर्थ वेस्ट पार्ट तक, नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट तक। ध्यान रखना इस चीज़ को। तो जो ये नॉर्थ वेस्ट पार्ट था, यहाँ तक मगध एम्पायर फैल चुका था। अब धीरे धीरे इसमें क्या होता है, नंद डायनेस्टी शुरू होती है, तो इसमें एक और रूलर आते हैं जिनका नाम था धनानंद। ध्यान रखना, जिनका नाम था धनानंद। ये आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ, मैं सिर्फ आपको एक स्टोरी बता रही हूँ ताकि आपको समझ में आए स्टोरी से कि किस तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य आए, चाणक्य कैसे आए, ये सारी तमाम चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सो यहाँ से जो नंद डायनेस्टी शुरू हुई, फिर इसके बाद जो रूलर आए वो थे धनानंद। और धनानंद जो थे उन्होंने एक बहुत बड़ा जो रिचुअल था, बहुत बड़ा यज्ञ इन्होंने परफॉर्म कराया था। और हमने ये ऑलरेडी चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा था कि उस टाइम पर राजा क्या होते थे, बड़े बड़े यज्ञ कराया करते थे। तो धनानंद ने भी एक बहुत बड़ा यज्ञ कराया था और इस यज्ञ में चाणक्य आए थे। सो चाणक्य को देखकर जो धनानंद थे वो हंसने लगे थे। तो यहीं से जो चाणक्य थे ना, उनके मन में ये चीज़ खटक गई थी और अब उन्होंने सोचा था कि वो इस नंद डायनेस्टी का विनाश करके रहेंगे। तो चाणक्य निकल गए अब किसी एक ऐसे इंसान की खोज में कि जो नंद डायनेस्टी को हरा सके। तो ऐसे खोजते खाजते चाणक्य को कौन मिले? चंद्रगुप्त मौर्य मिले। ध्यान रखना, चंद्रगुप्त मौर्य मिले। तो चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को 7 साल तक लगभग अपनी नीतियाँ सिखाई, किस तरीके से राजपाट चलाना है, सब कुछ चीज़ें चंद्रगुप्त मौर्य को सिखाई। किसने? चाणक्य ने। क्यों? ताकि चंद्रगुप्त मौर्य नंद डायनेस्टी को ख़त्म कर सके। और हुआ यही कि फिर क्या हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य से इन्होंने अटैक करवाया चाणक्य ने अपनी नीति के द्वारा, और अपनी नीति के द्वारा चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को जिता दिया। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद डायनेस्टी पर अटैक किया और धनानंद के 8 बेटे थे जो बैटल में मारे जा चुके थे। और वहीं से फिर शुरुआत होती है मौर्यन डायनेस्टी की। तो मगध एम्पायर को अब किसने कैप्चर कर लिया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, तो 2300 साल पहले चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उन्होंने मौर्यन एम्पायर को स्टैब्लिश किया था। अब एक चीज़ और ध्यान रखना, आपने चैप्टर नंबर 5 में अलेक्जेंडर की स्टोरी भी पढ़ी थी कि कुछ लगभग 2300 साल पहले अलेक्जेंडर जो थे वो मैसेडोनिया में रहते थे, मतलब, और वो चाहते थे कि वो पूरे वर्ल्ड को कनकर करें, लेकिन वो यहाँ ब्यास नदी तक आए, इसके किनारे तक आए, लेकिन इससे आगे वो पहुँच नहीं पाए क्योंकि उनकी खुद की मिलिट्री, खुद की आर्मी ने मना कर दिया था कि आगे मत जाओ क्योंकि जो इंडियन रूलर्स हैं ये हमसे ज़्यादा ताकतवर हैं, राइट। सो वो लोग जो थे, अलेक्जेंडर जो थे, वो नॉर्थ वेस्ट पार्ट को जीतना चाहते थे। हालांकि वो ऐसा कर नहीं पाए क्योंकि उन्होंने ब्यास नदी से ही अपना रुख मोड़ लिया था। लेकिन फिर इस नॉर्थ वेस्ट पार्ट को किसने जीता? चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता था। ठीक है, सो ये तमाम चीज़ें जो हैं, थोड़ी सी स्टोरी आपको पता होनी चाहिए।
अब हम बात करते हैं कि डायनेस्टी क्या होती है। व्हेन मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली बिकम रूलर्स वन आफ्टर अनदर। जैसे कि सपोज करो एक ही फैमिली में पहले ये राजा है, फिर इसका जो बेटा होगा वो राजा बनेगा, फिर इसका जो बेटा होगा वो राजा बनेगा। सो ऐसे ही अगर हम मौर्यन डायनेस्टी की बात करें तो आप देखना कि मौर्यन डायनेस्टी में चंद्रगुप्त मौर्य, फिर इसके बाद बिंदुसार, फिर बिंदुसार के बेटे अशोक। ठीक है, समझे? तो ये होती है डायनेस्टी, जब एक ही फैमिली मेंबर्स रूलर्स बनते जाएं वन बाय वन। ठीक है, जैसे कि पहले चंद्रगुप्त मौर्य रूलर थे, फिर उनके बेटे बिंदुसार रूलर थे, फिर उनके बेटे अशोक रूलर थे। तो इसे हम डायनेस्टी कहते हैं, जब एक ही फैमिली से, सेम फैमिली से रूलर्स बनते जाते हैं वन आफ्टर अनदर। द मौर्यंस वर अ डायनेस्टी विद 3 इंपॉर्टेंट रूलर्स। तो इसी तरीके से हमें मौर्यन डायनेस्टी में क्या देखने को मिलता है? 3 इंपॉर्टेंट रूलर, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उनके जो सन थे बिंदुसार, और बिंदुसार के जो सन थे अशोक। तो ये 3 इंपॉर्टेंट रूलर्स हमें मौर्यन डायनेस्टी से देखने को मिलते हैं। ठीक है, देयर वर सेवरल सिटीज इन द एम्पायर, दीज इंक्लूडेड द कैपिटल पाटलिपुत्र, तक्षशिला एंड उज्जैन। देखो, जो बहुत सारे शहर होते हैं वो मिलकर एक एम्पायर बनाते हैं, या ये कह लो एक एम्पायर में बहुत सारे शहर होते हैं। अब ये जो एम्पायर है जिसकी हम बात कर रहे हैं, इस एम्पायर में क्या क्या इंक्लूडेड था, कौन कौन से शहर इंक्लूडेड थे? पाटलिपुत्र, जिसे हम प्रेजेंट डे पटना कहते हैं। तक्षशिला कहाँ पर है? ये है मॉडर्न डे पाकिस्तान में। एंड उज्जैन कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। तो एक बार इसको हम इस मैप में देखते हैं। देखो, ये रहा तक्षशिला, प्रेजेंट डे पाकिस्तान में। यहाँ पर है पाटलिपुत्र, प्रेजेंट डे इसे हम क्या कहते हैं? पटना, राइट। अब यहाँ पर है उज्जैन, ये है एमपी में, मध्य प्रदेश में। तक्षशिला वॉज अ गेटवे टू द नॉर्थ वेस्ट इंक्लूडिंग सेंट्रल एशिया। तक्षशिला प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है। तो अगर नॉर्थ वेस्ट एंड सेंट्रल एशिया जाना है तो इन जगहों पर पहुंचा जाता था तक्षशिला के रास्ते से। ठीक है, तो अगर नॉर्थ वेस्ट एंड सेंट्रल एशिया जाना है तो यहाँ पर जब जाते थे तो उस टाइम पर रास्ता तक्षशिला से होकर जाया करता था। तो एक तक्षशिला जो था ये एक गेटवे था टू नॉर्थ वेस्ट इंक्लूडिंग सेंट्रल एशिया। वाइल उज्जैन की अगर हम बात करें तो उज्जैन रास्ते में तब पड़ता था जब नॉर्थ टू साउथ इंडिया का रूट लिया जाता था। तो ध्यान रखना, अगर नॉर्थ वेस्ट इंक्लूडिंग सेंट्रल एशिया जाना था तो तक्षशिला रास्ते में पड़ता था, एंड अगर नॉर्थ से लेकर साउथ इंडिया तक का रूट है तो बीच में उज्जैन पड़ता था। और उज्जैन कहाँ है? एमपी में, मध्य प्रदेश में। देखो, मौर्यन एम्पायर में नॉर्थ वेस्ट के साथ इंडिया के ट्रेड चलते रहते थे, नॉर्थ वेस्ट पार्ट के साथ। जैसे कि इंडिया के ट्रेड होते थे रोमन, ग्रीक, इरानियन एम्पायर्स के साथ। तो बीच में जो रास्ता था ना वो तक्षशिला से होकर जाता था। और ट्रेडिंग सिस्टम की अगर हम बात करें तो इस टाइम पर अकॉर्डिंग टू अर्थशास्त्र किसने लिखी है? कौटिल्य ने। सो अकॉर्डिंग टू अर्थशास्त्र हमें ये पता चलता है कि मौर्यन पीरियड में नॉर्थ से लेकर जो ये वेस्ट वाला ट्रेड जो होता था ना, इस ट्रेड में ब्लैंकेट बहुत इंपॉर्टेंट थे, एंड ब्लैंकेट का ट्रेड बहुत होता था। और ये क्वेश्चन ऑलरेडी सीटेट में आया हुआ है, तो आप ध्यान रखना। मर्चेंट्स, ऑफिशियल्स, क्राफ्ट पर्सन्स प्रोबेबली लिव्ड इन दीज सिटीज़। और इन शहरों में मर्चेंट्स, ऑफिशियल्स एंड क्राफ्ट्स पर्सन्स रहा करते थे, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पर काम व्यापारियों का होता था, ट्रेड होता था, इसीलिए मर्चेंट्स यहाँ रहा करते थे, ऑफिशियल्स रहा करते थे, राजा के जो अधिकारी होते थे जो टैक्सेस वगैरह कलेक्ट करते थे, एंड जो क्राफ्ट पर्सन थे जो हाथों से काम किया करते थे, वीविंग किया करते थे, वो लोग यहाँ रहा करते थे। So in other areas there were villages of farmers and herders, and in some areas such as central India there were forests where people gathered forest produced and hunted animals for food. अब इन शहरों के अलावा कुछ गांव की अगर हम बात करें तो गांव के इलाकों में फार्मर्स एंड हर्डर्स रहा करते थे। फार्मर्स अपनी खेती किया करते थे, खेत वगैरह को जोता करते थे। हर्डर्स ये लोग एनिमल्स को झुंड में पाला करते थे। एंड इसके अलावा अगर हम सेंट्रल इंडिया की बात करें तो सेंट्रल इंडिया का जो पार्ट है
वो पार्ट फॉरेस्टेड है, वहाँ पर जंगल ही जंगल हैं, तो इसीलिए एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ के जो लोग हैं वो खाने के लिए फॉरेस्ट पर डिपेंड रहते थे, फॉरेस्ट से ही अपना फूड वगैरह कलेक्ट किया करते थे, एनिमल्स को हंट किया करते थे, खाने के लिए एनिमल्स का शिकार किया करते थे। पीपल इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द एम्पायर स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस। जैसा कि देखो अभी हमने पिछले पेज पर क्या किया था, क्या बात की थी कि एम्पायर में बहुत सारे शहर होते हैं। सो हर एक पार्ट में, हर एक शहर में अलग अलग भाषाएं बोली जाती थी, लोगों का रहने सहने का तरीका अलग था। दे प्रोबेबली एट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड, अलग अलग तरह के खाने खाया करते थे, अलग अलग तरह के कुजीन हुआ करते थे, एंड तरह तरह के कपड़े पहना करते थे। तो हमें कल्चरल डिफरेंस देखने को मिलता है एक ही एम्पायर में। जैसे कि देखो मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ, मान के चलो ये इंडिया एक एम्पायर है, ठीक है। इस एम्पायर के अंडर आप देखो कितने सारे शहर हैं और हर एक शहर में अलग अलग कल्चर है। सो इसी हिसाब से मानकर चलो कि मौर्यन एम्पायर जो है उसके अंदर बहुत सारे शहर आ गए, बहुत सारे पार्ट आ गए, और हर एक पार्ट में, हर एक एरिया में कल्चरल डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। लोग अलग अलग भाषा बोला करते थे, अलग अलग खाने के तरीके थे, अलग अलग कपड़े पहना करते थे, ठीक है। तो ये जो नेक्स्ट पार्ट है ये हम अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।